हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बैरोमीटर, मैनोमीटर और यूट्यूब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब बच्चा लोग, आज हम देखने जाएंगे आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अपथ्रस्ट या तो फिर ब्योयंसी। नाम तो सुना ही होगा, है ना? 9th में आपने पढ़ा था ना, ब्योयंसी, ब्योयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो सारी कहानी हमें आज पढ़नी है, लेकिन फॉर्मूला के साथ और कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये अपथ्रस्ट क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड में आप कोई सब्सटेंस डालेंगे तो वो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी ऊपर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्योयंसी, और जो फोर्स वो लगाएगा उसे हम बोलेंगे ब्योयंट फोर्स। तो ब्योयंसी एक्चुअली होता क्या है? व्हेन एनी सब्सटेंस is submerged in fluid। बच्चा एक्चुअली मैं फ्लूइड का नाम लूंगा बिकॉज ये जो प्रेशर लगाना है ऊपर की तरफ, ये गैस भी लगाता है, इसलिए हमने इसको यहां पे नाम दिया है फ्लूइड। इन फ्लूइड इट exerts force in upper direction। this phenomenon is called buoyancy। और इस समय जो फोर्स लग रहा है, this force is called buoyant force। ठीक है? अच्छा, ये फोर्स होता कितना है? चलिए, फोर्स तो ठीक है, हम पढ़ ही लेंगे। प्रेशर जितना लगा रहा है वो प्रेशर होता है V रो जी। V रो जी। अभी तक हम पढ़ते थे प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, लेकिन कब? वो जब लिक्विड के ऊपर लगता था। कब? जब वो लिक्विड के ऊपर लगता था। और ये प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है बेटा? जो ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर। जहां पे V है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब है कि आप जो सब्सटेंस पानी के अंदर डाल रहे हैं, जितना सब्सटेंस आपने पानी के अंदर डाला उसका वॉल्यूम, पानी का या लिक्विड का वॉल्यूम नहीं। किसका वॉल्यूम? जिस सब्सटेंस को, जिस सॉलिड को आप अंदर डाल रहे हैं उसका। अब आपने हो सकता है ना पूरी तरीके से ना डाला हो, हाफ डाला हो, हाफ से ज़्यादा डाला हो, हाफ से कम डाला हो, तो जितना पार्ट आपने लिक्विड के अंदर डाला होगा उतने पार्ट का वॉल्यूम लेना है। पार्ट ऑफ सॉलिड सबमर्ज लिख लेता हूँ, ठीक है, जिसको आपने डुबोया है। यहाँ पे रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा, जिस लिक्विड में आप डाल रहे हो उस लिक्विड की डेंसिटी जो पहले थी वो अभी भी वही रही। क्लियर? ये फॉर्मूला कहाँ से आई? चलो उसका डेरिवेशन भी देखते हैं। ओके, तो बच्चा लोग चलिए मान लेते हैं कि ये एक बीकर है और यहाँ पे कंप्लीटली कोई फ्लूइड भरा पड़ा है और इसकी डेंसिटी है रो। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंडर ले रहा हूँ या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सिलेंडर के शेप में है और मैं उसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को लिक्विड के अंदर डाल दिया। लेट द हाइट ऑफ द लिक्विड बी h। लेट द हाइट ऑफ द लिक्विड, सॉरी, हाइट ऑफ द सॉलिड बी h। बेटा इसको मैं hs नाम देके चल रहा हूँ। क्लियर? एंड बेटा मान लेते हैं कि लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सॉलिड बी as। क्लियर? अब बेटा देखो, मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ, एक ये पॉइंट लेता हूँ, इसके टॉप पे, इसके बॉटम पे। सो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो P1 एंड यहाँ का जो प्रेशर होगा वो P2। क्लियर? अच्छा, अब बेटा आप जब किसी भी चीज़ को अंदर डाल देते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर कुछ ना कुछ अलग रहेगा। देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो बेटा हमने पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टली तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एक ही लाइन पे प्रेशर हमेशा सेम होता है।
सो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, अगर ऑब्जेक्ट कमज़ोर है तो कंप्रेस हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। बट यहाँ पे लगने वाली प्रेशर का नेट प्रेशर 0। अब अगर हम वर्टिकल पे बात करें तो बच्चा लोग देखो, ऊपर से कौन सा फोर्स लगेगा, P1A, यहाँ पे मैं प्रेशर को P1 ले लेता हूँ और P1 है, और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, P2A। बोलो सही है, ओके। अच्छा, अब बेटा P1 पे फोर्स ज़्यादा है कि P2 पे? हमको मालूम है कि P2 कुछ हाइट पे है, तो इसका मतलब P2 इज़ ग्रेटर देन P1, इसका मतलब फोर्स भी इधर ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है बेटा, प्रेशर फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, F इज इक्वल टू पी ए, यस और नो। अच्छा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को अंदर डुबो देते हो, वो एक लिमिट तक अंदर चला गया, तो अंदर जाने के बाद वो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस पे अपथ्रस्ट। चलो एक चीज़ और सोचो, इस जो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका खुद का एक mg भी नीचे लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन नीचे जाने के बाद ये एक समय तक बैलेंस हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नीचे वाले ये इसको F1 बोल देते हैं, F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। बोलो सही है कि नहीं, नीचे 2 ऊपर 1। अच्छा, अब क्या करें बेटा, F1 की फॉर्मूला क्या है, F1 P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A। बोलो सही है। अब क्या करें बेटा, प्रेशर, एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डेंसिटी के साथ खेलते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, एक और चीज़, इसका वेट अभी कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं। क्यों, हमको बेटा नीचे से कितना अपथ्रस्ट, लिक्विड या फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करना है, अपथ्रस्ट। तो इसका जो वेट है अभी हम वो काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कह सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2 एंड F2 कितना हो जाएगा, P2A, यस और नो, ये गया। अब कितना होगा, P1 माइनस P2, इसको मैं यहाँ ले आया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, P1 माइनस P2। अच्छा, ओके, तो बच्चा लोग हमको देखो अपथ्रस्ट फाइंड करना है ना, अपथ्रस्ट मतलब नीचे से फोर्स। अब मुझे पता है कि ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, कुछ हाइट पे आ गया है, तो P0 प्लस P पढ़ रखा है ना, यहाँ पे खाली एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्लस हाइट के कारण, सो ये वाला फोर्स ज़्यादा होने वाला है। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है। सपोज करो कि ये 10 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, तो बड़ा नीचे वाला फोर्स कितना ज़्यादा हो गया, 9 न्यूटन, यानी कि यह आ जाएगा मेरा अपथ्रस्ट। तो वैसे ही हमें कुछ यहाँ पे करना है। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, F2 माइनस F1, देखो बड़ा वही तो किया हमने, F2 माइनस F1। सो F2 मतलब P2A माइनस P1A, यहाँ से एरिया कॉमन P2 माइनस P1। बट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ रखा है P1 माइनस किसी दो पॉइंट का वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, ρGH, याद आया कुछ। अच्छा, अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं, ये हाइट को मैं एरिया के साथ लिख लेता हूँ, एरिया इंटू हाइट, ये एरिया इंटू हाइट, बेटा ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ, हम इतने समय से वही कर रहे हैं। सो ये बन गया वॉल्यूम, ये ρH। सो अपथ्रस्ट कितना आ गया, V ρG, जहाँ पे V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर, बहुत ही छोटी सी कहानी थी इसकी। चलिए अब इस पे आइए एक फटाफट से छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक बीकर दिया है, उसमें फ्लूइड दिया है एंड कुछ सब्सटेंस इतना डाला हुआ है अंदर। कहा जा रहा है कि इसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसको इमर्स किया है हमने 2 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी है 10⁻³ kg/m³।
फाइंड द अपथ्रस्ट। चलिए आप ढूंढ सकते हैं। क्या करना है बेटा, अपथ्रस्ट कितना होता है, वी रो जी, जहां पे वी मतलब बेटा वॉल्यूम ऑफ इमर्स। आपने जितना ऑब्जेक्ट को डुबोया है उतना, बेटा मेरे ख्याल से तो आपने इतना डुबोया है, यानी ये वाला वॉल्यूम लेना है। यानी कि हम हाइट कौन सी कंसिडर करेंगे, 2 सेंटीमीटर वाली, 5 सेंटीमीटर वाली नहीं। सो हमारे केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू हाइट। अच्छा इसका एरिया मान लो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा एरिया दिया हुआ नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, सिलेंडर है, एरिया दिया हुआ ना हो तो फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर एच, याद है बच्चे लोग। सो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर हाइट वो एरिया ना दिया हो और रेडियस दी हो तो ठीक है, रेडियस चलो इसकी हमको मान लेते हैं दी हुई है 1 मीटर, क्लियर, नहीं 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ लगाइए, पाई मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.01, बड़ा 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लगाया यहाँ पे, 0.01 मीटर का स्क्वायर इंटू बेटा h इंटू एच। क्या ये h इंटू एच होगा, नहीं गलत बेटा, ये वाला हाइट जो डुबोया था वो मैं यहाँ पे HS लिख देता हूँ, जो सबमर्ज्ड है, जितना डुबोया हुआ है वो, और ये हाइट का मतलब है कंप्लीट हाइट, ये हाइट का मतलब कंप्लीट हाइट। सो प्लीज इसको h स्क्वायर मत करना, ठीक है, इंटू ये h कितना है, टोटल हाइट 5 इंटू सॉलिड में कितना है 2। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3.14 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 10, तो 1 से तो 1 0 गया, ठीक है। करो कैलकुलेट, 3.14 इंटू 10⁻³ -3 मीटर क्यूब। ये आया वॉल्यूम, देखो नीचे कितने 3 0 है ना, तो 10⁻³ कर दिया, क्लियर। सो वो वॉल्यूम यहाँ पे आपको लिखनी है 3.14 इंटू 10⁻³ बेटा डेंसिटी कितनी देके रखी है 10⁻³ इंटू जी को चलो हम ले लेते हैं 10। सो यहाँ से ये गया 31.4 न्यूटन, कितना आ गया 31.4 न्यूटन, क्लियर। सो बहुत आसान था यार, इसका डेरिवेशन भी बहुत छोटा सा आसान है और इसके फॉर्मूलाज भी। ओके, अब एपरेंट वेट क्या होता है। देखो बच्चा लोग, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब स्विमिंग पूल में जाते हैं स्विमिंग करने, आप अपने पेरेंट्स को या अपने से किसी बड़े इंसान को आसानी से उठा लेते हैं। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में वैक्यूम में एयर में अगर उस पर्सन को उठाऊं तो मुझसे उठाने नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसी इंसान को या कोई बहुत हैवी चीज़ को पानी के अंदर उठाऊं तो बड़ा हम इजीली उठा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ज़रा ध्यान से देखना, सपोज करो कि यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है और आपने कोई सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया, तो बेटा ये अपने वेट के कारण नीचे आने की कोशिश करेगा। अब अगर इसी चीज़ को मैं बाहर ले लूँ और इस पर मान लो कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको ऊपर उठा रहा हूँ, जैसे मान लो ना ये मेरा हाथ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, तो बेटा मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर की तरफ, जितना इसका वेट होगा, जितना इसका वेट होगा, यानी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा mg के इक्वल। लेकिन जब मैं इसको किसी लिक्विड या फ्लूइड में डालता हूँ तो बेटा हमको पता है कि एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ और एक फोर्स बेटा अपथ्रस्ट का लग रहा है। सो इसका मतलब कि ये अपथ्रस्ट का कुछ पार्ट यहाँ से कट गया। सो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, mg माइनस अपथ्रस्ट। समझ आ रहा है, यानी इसीलिए किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड के अंदर हमको फोर्स कम लगाना पड़ता है उसको उठाने के लिए, और हमको एक्चुअली लगता है कि उसका वजन कम हो गया, लेकिन क्या सच में कम होता है, नहीं, हमको सिर्फ ऐसा लगता है। सो फिजिक्स में या साइंस में जो चीज़ रियली में है नहीं लेकिन वो लग रही है उसको हम कहते हैं एपरेंट, ठीक है। तो एपरेंट वेट की अगर डेफिनेशन आपको देनी हो, सो व्हाट विल बी एपरेंट वेट, एपरेंट वेट द
weight of an object immersed in fluid, the weight of an object experienced when it is immersed in fluid. क्लियर? इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड apparent weight. अच्छा, अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, इसके बदले ऐसा भी आ सकता है इमर्स्ड इन लिक्विड. इसका मतलब क्या बेटा कि कितना वेट है जो लिक्विड के अंदर गया है. कितना वेट होगा को जब कोई चीज अंदर जा रही है, वो लिक्विड के अंदर जा रही है, तो वहां पे कितना फील होगा बेटा? इतना ही तो फील होगा. आप समझ नहीं रहे. कुछ वेट कम हो गया, कुछ फोर्स, एक्चुअली वेट क्या होता है बेटा? फोर्स, mg. सो कुछ फोर्स कम हो गया, तो अब कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? इतना फोर्स. तो ये हो जाएगा उसका वेट ऑफ, यानी कि इसी को हम अपरेंट वेट भी कहते हैं और इसी को हम वेट ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट सबमर्ज भी कहते हैं. हाँ, अगर बेटा कभी क्वेश्चन में पूछ ले ना कि व्हाट इज द वेट लॉस, भाई किसी लिक्विड में डालने की वजह से कितना वजन में लॉस आया, तो वो आप कह सकते हैं वेट लॉस इज इक्वल टू अप थ्रस्ट. यानी कि उस समय आपको और कुछ नहीं करना है, जितना अप थ्रस्ट है उतना आपका वेट लॉस है. अरे सीधी सी बात है बेटा, टोटल वेट पहले mg था, उसमें से u कम हो गया, u कम हो गया, तो लॉस कितना हुआ? u जितना. यानी कि अप थ्रस्ट जो है वो आपका लॉस ऑफ वेट या वेट लॉस हो जाएगा. क्लियर? चलिए, अब इसके लिए भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. एक बीकर में अगेन हमने कोई लिक्विड ले लिया है और उसके अंदर कुछ हिस्सा हमने अंदर डाला हुआ है. क्वेश्चन ये कह रहा है 1/5 of volume of solid is immersed in liquid. Calculate the apparent weight. Calculate its apparent weight. अच्छा, अब इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन देके रखी है? सबसे पहले तो बेटा ये सॉलिड की जो डेंसिटी है रो एस बोल देते हैं उसको. सॉलिड की डेंसिटी दे रखी है हमको 1600. थोड़ा सा हमको इसको हटाना पड़ेगा, ये मिटाओ पूरा. चलिए 1600 kg पर मीटर क्यूब. एंड ये जो सॉलिड है बेटा, इसका वॉल्यूम हमको दे रखा है, सॉरी मास दे के रखा है 0.4 kg. कितना मास दिया है? 0.4 kg. और लिक्विड हमको बोला है अल्कोहल और उसका 800 दिया हुआ है. ये लिक्विड कौन सा है बेटा? अल्कोहल है. और इसकी डेंसिटी तो बेटा मैं रो एल बोल देता हूँ. लिक्विड कितनी दे रखी है? 800 kg पर मीटर क्यूब. चलिए बस इतना डर दे रखा है. अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? अच्छा, इसकी हाइट के बारे में कुछ बोला है? नहीं. तो बेटा अपेरेंट वेट कितना होता था? ओरिजिनल वेट mg माइनस अपथ्रस्ट. इसका मास हमको दे रखा है और g चलो हमको बोल दिया है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना. तो mg की वैल्यू तो मिल गई. बेटा अपथ्रस्ट कितना होता है? अपथ्रस्ट अगर आपको याद हो सो रो v रो g, जहाँ पे v मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज. जितना आपने डाला है उतना वॉल्यूम. जहाँ पे रो किसका होता है? लिक्विड का. ठीक है, हमको दे रखा है. अब बेटा ये वॉल्यूम कहाँ से लेके आए? प्रॉब्लम है. देखो हमको ना ही हाइट दी है, ना ही एरिया दिया है, ना ही वॉल्यूम दिया है, लेकिन बच्चा लोग हमको डेंसिटी ऑफ सॉलिड दी है.
अगर आपको पता हो तो डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अगर ये सॉलिड की बात करूं, सिर्फ सॉलिड की, लिक्विड की नहीं, सो ये सारे के सारे सॉलिड के हो जाएंगे। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यस और नो। सो मास कितना दे रखा है हमको, 0.4, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1600। सो इसको कैलकुलेट करो, सो ये हो जाएगा 4/4 एंड 000, सॉरी 1/4। मैंने क्या किया बेटा, एक पॉइंट के बदले 10 नीचे ले लिया एंड 4 से 4 कट कर दिया। सो दिस विल बी 0.25 इंटू 10⁻³ क्लियर। यह आ गया हमारा वॉल्यूम। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो m 0.4, g 10 माइनस वॉल्यूम आया 0.25 इंटू 10⁻³ डेंसिटी। बड़ा ये लिक्विड की डेंसिटी है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। लिक्विड डेंसिटी कितनी दे रखी है, 800। एक काम करता हूँ बेटा, इसको है ना मैं 1/4000 ही लिख के चलता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी कटिंग आसान हो जाए और कुछ नहीं। और जी फिर से लेता हूँ 10, तो बेटा ये 2 3 0, ये 3 0 गया, 4 2 8, ठीक है। ये कटिंग आसान करने के लिए मैंने ये वैल्यू बेटा रखी और कुछ नहीं। सो यहाँ से क्या हो रहा है, ये कितना हो गया 4 माइनस यहाँ पे आ गया 2, सो ये हो गया 2। सो बेटा एपरेंट वेट कितना हो गया, 2 kg। समझ आया। सो इस तरीके से एपरेंट वेट, या अगर आपको कहते हैं वेट इन लिक्विड तो भी यही आंसर होता। हाँ अगर लॉस्ट वेट कहते हैं, सो लॉस्ट वेट कितना होता है, 2 हो जाता। इस केस में 2 आ रहा है, बाकी जरूरी नहीं हर केस में सेम ही आवे। क्लियर। अगर आप समझ गए हो बेटा तो ये रॉन्ग आंसर है। अरे बच्चा ये वॉल्यूम कौन सी है, टोटल वॉल्यूम। हम इस केस में वॉल्यूम कौन सी लेते हैं, जितना ऑब्जेक्ट को डुबोया जा रहा है उतना वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट को तो इतना सा डुबोया जा रहा है, हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है 1/5 ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। अरे ये तो टोटल वॉल्यूम है, लेकिन डुबोया कितना है, सिर्फ 1/5। तो एक्चुअली जो VS हमको लेना है वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे 4 माइनस 2/5 बचेगा, ये नीचे 5 बचेगा। सो ये कितना हो गया, 20 माइनस 2/5, 18/5। आंसर कितना आ जाएगा, 3.153, 3.6 कितना आया, 3.6, या चलो kg और न्यूटन ले सकते हो आप, कोई बात नहीं। समझ आया बेटा। तो इस चीज का प्लीज एग्जाम में भी ध्यान रखना। ओके तो बच्चा लोग अब हम आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चा लोग जहां तक मुझे याद है ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। आपको याद ही होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डुबोएंगे तो उस डुबोने की वजह से कुछ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका जो वेट होगा वो वेट कितना फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट के इक्वल। यानी क्या कह रहा है कि पानी जो भी लिक्विड अपथ्रस्ट लगा रहा है वो किस हिसाब से होगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। नहीं समझ आया। देखो मान लो कि बेटा मैं यहाँ पे अगेन एक बीकर ले लेता हूँ एंड मैंने क्या किया है, एक सिलेंडर को इसके अंदर डुबो दिया, पूरा नहीं डुबोया, कुछ लिमिट तक डुबोया। इसका मतलब जो यहाँ तक का बेटा पानी है वो तो डिस्प्लेस हो गया, वो तो साइड में चला गया, है कि नहीं। अच्छा इतना तो बेटा जितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ वो किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा। सो लिक्विड जो है वो जब अपथ्रस्ट लगा रहा है तो वो कितना लगाएगा, वो इस वेट, जो पानी का वेट जो डिस्प्लेस हो गया, जो साइड में खिसक गया, उसका जितना वेट है उतना फोर्स लिक्विड ऊपर की तरफ लगाएगा। ये कहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। व्हेन अ substance is immersed
partially or completely into the fluid या into the liquid, the liquid exerts force on substance in upward direction which is equal to the weight of liquid displaced। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब थ्रस्ट लग रहा है, कितना लग रहा है? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका जो मास था। यानी अब बड़ा फॉर्मूला अभी भी वही रहेगी, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट आएगा। क्या? V रो G, ये हमने फॉर्मूला देखा था। बट अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका होगा? ये वॉल्यूम किसका होगा? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हम आपको इसका प्रूफ भी देंगे, आर्किमिडीज का प्रूफ भी है कि ये V रो G में से कैसे हम mg तक पहुंच सकते हैं। m यानी इसका मास, हम ये लिक्विड का मास ml लेके चलते हैं, ठीक है। और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ बेटा, अब ध्यान रखना, अब आगे से पूरे लेक्चर में मैं अगर कभी भी आपको VF लिखाऊं तो समझ जाना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना डिस्प्लेस हुआ उतना, पूरे फ्लूइड का नहीं, पूरे फ्लूइड का नहीं, जितना डिस्प्लेस हुआ उसका। अच्छा, डिस्प्लेस कितना होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना डिस्प्लेस होगा। बेटा आप अपना हाथ अंदर डालो तो आपके हाथ का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी भी साइड में होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। क्लियर? ओके, अब इसका हमको देखना है प्रूफ। क्या करे? अच्छा बेटा, क्या मैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कुछ ला सकता हूँ? देखो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। अब मुझे यहाँ पे मास लाना है तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए होगी, है कि नहीं? अब जो ध्यान से सुनना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है और ये किस हिसाब से बोल रहा है वो भी हम देखते हैं। देखो, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि मैं बोल देता हूँ VF। G तो है ही है। यहाँ पे क्या था बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड था। ये क्या था? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या डेंसिटी ऑफ सॉलिड को मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूँ, मास बाय वॉल्यूम? बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक काम करते, चलो इसको भी अभी जाने देते, कोई बात नहीं, इसको अभी लीव कर दो। बेटा ये वॉल्यूम जो भी डिस्प्लेस हुआ होगा उसको मैं मास और डेंसिटी के टर्म्स में लिखता हूं। हेलो, ओके ओके। तो चलो, क्या मैं अब इसको यहाँ पे VF लिख लूँ? और ये तो रो F था ही था, F मतलब फ्लूइड। ओके, थोड़ा ये क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। सो बेटा ये देखो, वॉल्यूम फ्लूइड की हमने क्या बोला कि ये जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो कितना डिस्प्लेस होगा? जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा। अभी तक हम यहाँ पे सॉलिड का वॉल्यूम लेते थे और वही तो वॉल्यूम हो जाएगा फ्लूइड का जो डिस्प्लेस हुआ है, जो डिस्प्लेस हुआ है। तो बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्या मैं मास लिख सकता हूँ? और यहाँ पे मास कौन सा हो जाएगा अब की बार? फ्लूइड का। समझ आ रहा है? सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कह रहा है कि अप थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट। बेटा mg क्या हो गया? mg क्या हो गया? वेट हो गया। सो वही कह रहा है कि विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना पानी, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट। समझ आ रहा है? सो इट इज नथिंग बट द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस।
कभी आपको क्वेश्चन आवे फाइंड द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो यही है। क्लियर? बस इतना ही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके बच्चा लोग, ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली बार बेटा हम देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आपने एक चीज़ तो पढ़ रखी होगी 9th में कि डेंसिटी जब सब्सटेंस की ज़्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन में तो वो अंदर डूब जाता है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर तैरता रहता है। पढ़ रखा है ना? सो फ्लोटेशन, किस केस में फ्लोटेशन होगा, क्या होगा, ये हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।